तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब ये जो लड़की थी याओ जिक्सियो, ये तीसरे अटैक को भी काउंटर करने के लिए यहाँ पर एक ब्लड फॉर्मेशन बनाती है। अब आगे फिलहाल वो जो गोल्डन लाइट थी इस लड़की के फॉर्मेशन से आके टकराती है, और इसका फॉर्मेशन कितना भी पावरफुल हो, वो गोल्डन लाइट जिक्सियो की बॉडी में एंटर करने लगती है और एक बार फिर से ये खून की उल्टी करने लगी थी। और फिलहाल ये अपने सेलेस्टियल ऑरा को यूज कर रही थी ताकि इसके जो मेरिडियंस वगैरह हैं उन्हें ज़्यादा डैमेज ना पहुंचे। और उधर मिडिल एज मैन की आवाज़ आती है कि अगर तुम और वो बंदा अगर नहीं मरते तो तुम एलिजिबल हो, फिर तुम गुफा में जा सकते हो। इधर जिगजियो ये लोटस पोजीशन में बैठ जाती है और उस गोल्डन लाइट को लगातार काउंटर कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ एक बंदा अचानक से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ता है जिसने कि एक टोपी पहना था, काउबॉय हेड टाइप समझ सकते हो, या जो मैजिशियन पहनते हैं कुछ वैसा। और इस बंदे का जो राइट हैंड था जिगजियो के आईब्रोज पर फोकस होता है। जिगजियो हैरान थे, ये आंखें खोल चुकी थी, पर इसके पास इतना टाइम नहीं था कि उस अटैक को ये डॉज कर पाए। और एक पावरफुल फोर्स इस लड़की की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और इसके अंदर जो भी वो स्वॉर्ड अटैक वाली हो रहा थी उन एल्डर की, वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है। फिलहाल इस लड़की के आसपास एक ग्रे गैस इकट्ठा होने लगता है और ये लड़की बोलती है, वांगलिंग तुम। और वांगलिंग भी हंसता है कि तुम मुझे मारना चाहती थी, इतना आसान भी नहीं है। और ये देख करके हैरान थे क्योंकि वांगलिंग के पर मतलब बॉडी पर एक भी इंजरी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वांगलिंग पहले से प्लान कर चुका था। जब से इसने ये प्लेटफॉर्म देखा था आखिरी वाला कि यहाँ पर 3 अटैक्स होंगे, इसने सब चीज़ प्लान कर लिया था। और अगर आपको याद हो तो इसने अपनी बॉडी में सेलेस्टियल क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब तो किया था पर क्रिस्टल फॉर्म में रख लिया था, उसे पूरी तरह से रिफाइन नहीं किया था। इसलिए उसने जब वो स्वॉर्ड अटैक आया था तो इससे काउंटर कर दिया था। 3 दिन इसने वही किया था। एक तरह से वो सेलेस्टियल क्रिस्टल्स बर्बाद हो गए, बट इससे वांगलिंग को फायदा ही हुआ क्योंकि इसका मेरिडियन वगैरह कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। और साथ में इसने स्ट्रॉ हेड भी यूज किया था जो कि इसे यूनकुजी ने दिया था। और इससे इसे कोई पता भी नहीं कर सकता था कि ये कहाँ पर छिपा हुआ है। और इस समय ये जिगजियो को स्माइल देता है कि हम फिर से मिले गए। और वांगलिंग कहता है, तुमने मुझे एक फेक पिल दिया था ना, तो ये बस उसका एक रिवेंज है। जिगजियो चिल्लाती है कि अगर मेरे पिताजी को पता चला ना तो तुम बचोगे नहीं, चाहे तुम अगर मान लो ठीक है तुम ऑलसीर के डिसाइपल हो फिर भी। और वांगलिंग कहता है, मुझे मालूम है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुम उधर फिर से जिंदा हो जाओगे, क्योंकि तुमने ब्लड पिल को एक्टिवेट करके रखा है। मैं तुम्हारी बॉडी को ही सील कर दूंगा तो तुम जा ही नहीं पाओगे यहाँ से। और वांगलिंग स्माइल करता है कि मैं भी देखता हूँ तुम मरती कैसे हो, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में तो अभी सेलेस्टियल ऑरा बचा ही नहीं है। और वांगलिंग ने इसके ऊपर वो लाइफ फोर्स सील लगा दिया था, तो अब ये जन्म और मृत्यु के बीच में फंसी रहेगी। और वांगलिंग कहता है, मैं तुम्हें ऐसी जगह सील करूंगा कि हजारों साल तक तड़पोगे तुम, इससे अच्छा मैं मर जाती। और मैं तुम्हारे फोरहेड को भी सील कर दूंगा कि ताकि तुम अपने होठों वगैरह को भी, जीभ को भी काट ना पाओ, ताकि तुम्हारा ब्लड गिरे और तुम वैसे मर जाओ। मतलब ऑप्शन छोड़ूंगा ही नहीं मैं तुम्हें। अब वांगलिंग के हाथ आगे बढ़ते हैं और इस लड़की के दोनों ब्रेस्ट को ये टच करता है और इन्हें कस के दबा देता है। और इस लड़की ने अपने ब्रेस्ट के बीच में कुछ चीजें छिपा के रखी थी, उन्हें ये निकाल लेता है, यानी कि बैग्स वगैरह थे। और इसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये लड़की कई हजार सालों से कल्टीवेशन कर रही थी और आज तक इसे किसी ने छुआ नहीं था। वांगलिंग स्माइल करता है कि मेरे साथ ही आओ, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ एक डील करूं कि 500 साल तक मैं तुम्हें यहाँ पर सील कर दूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूँ और तुम सही बताती हो तो तुम्हारा 50 साल कम हो जाएगा। जिगजियो भी कहती है, मुझे क्या पता कि तुम सही बोल रहे हो या गलत। फिलहाल वांगलिंग अब इससे पूछता है कि तुम इस गुफा में क्यों एंटर करना चाहती थी। जिगजियो इस दौरान उस मिडिल एज मैन की तरफ देखती है जो कि गुफा के पास खड़े थे और फिर कहती है, मैं बस एंटर करना चाहती थी, कोई रीजन नहीं है। अब वांगलिंग को और गुस्सा आता है और इस लड़की की बॉडी के ऊपर ये और सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है और फिलहाल ये इसे सील कर देता है। बेसिकली एक स्फीयर बना देता है, यानी गोला, जिसके अंदर अब ये लड़की फंस चुकी थी। और इस गोले को ये और कम करने लगता है। और फिलहाल इसका जो स्टोरेज बैग था उसमें इस लड़की को ये रख लेता है, यानी स्फीयर के साथ। और अब ये मिडिल एज मैन से कहता है, क्या मैं अंदर एंटर कर सकता हूँ। मिडिल एज मैन भी कहते हैं कि तुम दोनों क्वालिफाइड हो, एंटर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम सील ही नहीं तोड़ पाए अंदर का तो मतलब नहीं है। अब वांगलिंग पूछते है, गुफा किसका है? ये बंदा बोलता है, मेरे मास्टर का। अब वांगलिंग पूछता है, तो भाई तुम्हारे मास्टर का नाम क्या है? अब ये बोलता है, मास्टर मास्टर है, मास्टर का नाम क्या है? अब वांगलिंग वो जो गोल्डन सिंबल्स पहले चमक रहे थे उनके बारे में इनसे पूछता है। ये बताते हैं कि वो एक गार्डिंग स्पेल है, तो गुफा के अंदर एक सील है, अगर तुम तोड़ पाए तभी तुम अंदर जा पाओगे। अब वांगलिंग इनसे पूछता है, क्या इस गुफा में पहले भी कुछ लोग आए हैं? ये बताते हैं, आए तो जरूर है लेकिन सभी मर चुके हैं। अब वांगलिंग पूछता है, निकलूंगा कैसे मैं यहाँ से? ये बोलते हैं, सील तो तुम्हें तोड़ना पड़ेगा तभी जा पाओगे। वांगलिंग समझ जाता है कि ज़्यादा जवाब नहीं देंगे, तो ये फिलहाल दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। अब जब ये एंटर करता है तो यहाँ पर से बहुत सारे ग्रीन स्टोन्स दिखते हैं जो कि बेसिकली सेलेस्टियल जेड थे। और जो भी अंदर बिल्डिंग्स बनी थी सब सेलेस्टियल जेड की बनी थी,
पर हर एक पर पावरफुल सील्स लगे थे। और यहाँ पर बहुत सारे पिल फर्नेस भी थे, यानी वांगलिंग का हिसाब ये था कि और पिल्स रहे होंगे, पहले जो भी आया है वो ले चुका होगा। और वांगलिंग सोचता है यार यहाँ पर हर एक कदम कदम पर रेस्ट्रिक्शन है, क्या ये सच में किसी पावरफुल सेलेस्टियल का गुफा है? कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस को जो पहले लोग आए होंगे उन्होंने तोड़ा था। वांगलिंग यहाँ से निकल ही रहा था, यानी आगे जा रहा था, तब यहाँ पर जो कुर्सियां वगैरह थी जो कि सेलेस्टियल जेड की बनी थी, वहां पर कुछ उनके खिसकने की वजह से मार्क इसे दिखाई देते हैं। इसके पहले यहाँ पर टोटल 3 लोग आ चुके थे, और जो पहला बंदा था उसने शायद 18 प्लम बॉसम्स रेस्ट्रिक्शंस को यूज किया था। और उसके बाद जो 2 लोग आए थे वो उतने प्रोफेशनल नहीं थे रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ने में। ये आगे बढ़ता है जहाँ पर कुछ दीवारें भी थोड़ी बहुत टूटी हुई थी। वांगलिंग और आगे बढ़ता है और ये अपना डिडक्शन लगा रहा था, मतलब वो बंदा कहाँ तक आया होगा, उसके बाद उसे गिव अप करना पड़ा होगा। फिलहाल इसे 100 फीट के ऊपर में एक पवेलियन दिखाई देता है जहाँ पर एक राउंड टेबल था और 4 स्टूल्स लगे हुए थे, कुछ कप भी थे और एक जग भी था, और आसपास रेस्ट्रिक्शन तो लगा ही था। और ये रेस्ट्रिक्शन ये टूटा नहीं था। रेस्ट्रिक्शंस को ये ध्यान से देखता है, और वांगलिंग अब काफी एक्साइटेड था क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स थे अंदर में। और फिलहाल यहाँ पर बैठकर इस रेस्ट्रिक्शंस को ये समझने लगता है। 3 दिनों तक यहीं पर ये बैठा रहता है और चेंजेस समझता है, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं समझ पाया था। अब एक ऑरा उस पवेलियन की तरफ बढ़ाता है, और जैसे ही बढ़ाता है रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो जाता है, तो बाकी भी जो चेंजेस थे उन्हें ये समझने लगता है। और ये तैयार था, तो जैसे ही जब ये पावर को एक्टिवेट करता है तो जो इस पर अटैक आता है उस रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये तुरंत ही पीछे हट जाता है। और रेस्ट्रिक्शन शायद 10,000 लेयर्स में बना था। इधर समय बीतता है और 1 महीने पलक झपकते निकल चुके थे, और वांगलिंग अभी भी इस रेस्ट्रिक्शन को स्टडी कर रहा था। और इसकी आंखें मानो अभी इससे खून निकल जाएगा, ये इतना थक चुका था। अब समय के साथ ये श्योर था कि 40% तो एटलीस्ट मैं इस रेस्ट्रिक्शन को तोड़ सकता हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इवन पावरफुल लोग भी 20% ही श्योर रहते हैं कि वो रेस्ट्रिक्शन को तोड़ पाएंगे या नहीं। हाँ, अगर कोई 10,000 साल से जिंदा है तो बात अलग है। इधर समय बीतता है, 1 महीना और निकल जाता है। अब समय के साथ वांगलिंग 50% से ज्यादा श्योर था। फिलहाल एक दिन ये आगे बढ़ता है पवेलियन की तरफ, और अब ये पवेलियन से 70 फीट की दूरी पे खड़ा था। फिर ये धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, 60 फीट तक जाता है। और ये टाइम इसे कैलकुलेट करने में मतलब 2 महीने इसको लगा था कि 60 फीट मुझे जाना पड़ेगा और कहाँ पे जाऊंगा कि ये रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट नहीं होगा। वांगलिंग ने वो लूप होल ढूंढ लिया था, क्योंकि जैसा मेरा एक फ्रेंड कहता है, उसका नाम इताची उचिया है, कि हर एक टेक्निक में एक फ्लॉ होता ही है, मतलब कमजोरी होती है। अगर वो आप ढूंढ लिए तो उस टेक्निक को आप इजीली डिसॉल्व कर सकते हो। अब वांगलिंग 3 कदम और आगे बढ़ता है, फिर साइड से 9 कदम आगे जाता है, फिर 3 कदम पीछे लेता है। थोड़ा इसमें मैथ्स है, समझेगा नहीं, बस समझो कि वांगलिंग कैसा अलग अलग एंगल पे जा रहा है ताकि ये रेस्ट्रिक्शन के ज्यादा करीब पहुंच पाए और रेस्ट्रिक्शन एक्टिवेट भी ना हो। धीरे धीरे 30 फीट करीब पहुंच चुका था, और इन सब के लिए इसने मेहनत किया था 2-3 महीने, क्योंकि इसे मालूम था ज्यादा करीब ही गया तो इसका पावर लेवल भी उस लेवल पे नहीं है कि ये बच पाएगा, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन सेलेस्टियल रेस्ट्रिक्शन है। 10 फीट ये और क्रॉस कर जाता है, फिर लेफ्ट की तरफ जाता है, पर अचानक से यहाँ पर एक ब्लैक टोर्नेडो जैसा, यानी कि बवंडर जैसा गोल गोल बनना शुरू हो जाता है, और इसमें ब्लैक लाइटनिंग भी चमक रही थी। वांगलिंग फिर भी आगे बढ़ता है, पर यह चौकन्ना भी था, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो इसका ओरिजिन सोल खत्म हो जाएगा, मतलब ये भी खत्म। इधर 10 सांस चलते हैं और टोर्नेडो भी अब खत्म हो चुका था, पर इसके पसीने छूट रहे थे, और आखिरी 10 फीट भी वांगलिंग क्रॉस कर चुका था, यानी कि अब ये पवेलियन में एंटर कर जाता है। और जैसे एंटर करता है अंदर का माहौल पूरा चेंज होने लगता है, बादल वगैरह दिखते हैं इसे, जो फेक माउंटेन था वो भी दिखता है, चारों तरफ घास ही घास, बांस के पेड़, और एक आवाज वांगलिंग के कानों में आती है कि तुमने इस रेस्ट्रिक्शन को तोड़ा है तो तुम टेम्पररी रूप से इस गुफा के अब एक तरह से ओनर हो, मतलब यहाँ की चीजों को यूज कर सकते हो, और जब तक तुम यहाँ पर हो और जब तक तुम मरते नहीं हो इस गुफा में अब कोई एंटर नहीं कर पाएगा। और वांगलिंग को यहाँ पर एक क्रिस्टल टोकन मिलता है जिसमें 7 कलर की लाइटें चमक रही थी, और ये आवाज आती है कि इस टोकन को रखो और तुम गुफा में अंदर जा सकते हो। अब वांगलिंग की जो नजरें थी उस जग पे फोकस थी, और ये उस तरफ बढ़ता है, अपने हाथ को बढ़ाता है, रेस्ट्रिक्शंस को यूज करता है, क्योंकि हर जगह यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगे ही थे। अब जग में 10 बूंदें थी शराब की, और वांगलिंग को मालूम था कि भाई ये नॉर्मल तो नहीं होगा, और इसका एक बूंद वांगलिंग चखता है, और जैसे ही चखता है इसका पूरा शरीर लाल होने लगता है, और इसकी बॉडी में अलग ही लेवल पे सेलेस्टियल ऑरा बढ़ना शुरू हो जाती है, और ऐसा लग रहा था मानो इसका डांटियान फट जाएगा, यानी मेरिडियंस फट जाएंगे। फिलहाल ये एक गहरी निद्रा में चला जाता है। समय बीतना शुरू होता है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल तक निकल जाते हैं, और वांगलिंग अब तक बस सो ही रहा था। खर्राटे भी सोने जा सकते थे,
और जब से मैं वांगलिंग को कल्टीवेशन शुरू करवाया था, ये बंदा पहली बार इतना लंबा सोने के लिए गया था। मतलब इसके जो 700 साल या 800 साल हो चुके हैं। हालांकि ये सो रहा था, लेकिन इसके बॉडी में जो सेलेस्टियल ऑरा थी वो बढ़ना शुरू हो चुकी थी। इवन अगर ऑल सीर रहते ना तो वो भी हैरान थे, हो जाते। और जब ये सेलेस्टियल ऑरा अच्छा खासा बढ़ जाती है तो इसके बॉडी में डेमन क्रिस्टल था, वो अपने आप पिघलने लगता है और इसके बॉडी के साथ सेलेस्टियल ऑरा के साथ मर्ज होना शुरू हो जाता है। और समय के साथ ये सेलेस्टियल ऑरा और वो ऑरा एकदम गहरे हो जाते हैं। वांगलिंग सो रहा था पर अपने दाएं हाथ से इस वाइन जग को ये पकड़ के था। और अब फाइनली ये अपनी आंखें खोलता है और खोलते ही डकार मारता है। ये खुद कंफ्यूज था कि भाई क्या हुआ था। आसपास फिर देखने लगता है, फिर से याद आता, अरे एक बूंद पिया था मैंने, ज्यादा ही नशा था उसमें, भाई अपना भंड हो गया था। और फिलहाल अपनी बॉडी कंडीशन चेक करता है। फिलहाल ये जो वाइन था ऐसे ही अपने बैग में भर लेता है, यानी जग के साथ। और ये काफी खुश होता है कि इसका जो डोमेन है वो एसेंडेंट लेवल पे अच्छा हुआ नहीं पहुंचा, नहीं तो फिर इसका जो पावर लेवल है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता और ये सोया रहता तो मर भी सकता था। क्योंकि आप नींद में अगर एसेंडेंट लेवल पे जा रहे हो और आपका कंट्रोल नहीं है तो मरना तो पक्का था। फिर इसे याद आता है कि इसके सीनियर जावी ने एसेंडेंट क्रिस्टल भी दिया है, तो फिर ये जगह में यूज करेगा तो शायद एसेंडेंट लेवल पे पहुंच भी पाए। और उसका जो पावर लेवल था वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के भी लेट फेज के पीक के ऊपर जा रहा था, यानी हाफ स्टेप के करीब था। और एसेंडेंट लेवल के जो ट्रायल्स होते हैं लाइफ और डेथ वाले, उसके भी बहुत करीब। और ये सोचता है इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है। जैसे ही मेरा डोमेन एसेंडेंट लेवल पे पहुंचेगा मैं अपने पावर को भी एसेंडेंट लेवल के लिए ट्राई करूंगा। फिर ये सोचते यार मैं कितने साल सोया, कहीं 10 साल 100 साल तो नहीं सो गया ना। बाहर का माहौल पूरा बदल चुका होगा। अब इसे दूर में एक टेम्पल सा दिखाई देता है और फिलहाल इसके पास जो क्रिस्टल टोकन था उसके अंदर ये अपना डिवाइन सेंस को भेजता है। और अचानक से ये यहाँ से मानो गायब हो जाता है। वांगलिंग गायब होकर के वहीं पहुंचता है, यानी वो जो स्टोन प्लेटफॉर्म था वहां पर। अब वो जो यहाँ पे स्पिरिट थे मिडिल एज मैन वो भी नहीं थे। और क्योंकि यहाँ पर याओ जिक्जियो का ब्लड गिरा था तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये वो सेम लोकेशन पे है। और अभी रास्ते में ये जो ड्रैगन पाथ था आगे बढ़ता है। पहले के भी जो 11 प्लेटफॉर्म थे जो इन्होंने क्रॉस किए थे सभी की तरफ ये जाता है और इसकी स्पीड भी काफी तेज थी। आधा महीने के अंदर ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। और ब्लड एंसेस्टर ने यहाँ पर बेसिकली एक एरे बनाया था जिसकी वजह से ये लड़की आ पाती थी, तो अब ये उसे देख पा रहा था, फील कर पा रहा था। अब जिग्जियो के जो बैग थे ये उन्हें निकालता है और अब इसका कल्टीवेशन जिग्जियो से ऊपर था तो इसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और जिग्जियो को थोड़ी पता था कि कोई इसे हरा सकता है, इसके बैग को ले सकता है, नहीं तो वो और पावरफुल रेस्ट्रिक्शंस लगाती। और इसे फील होता है कि मैं इसके बैग के डिवाइन सेंस को पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक हल्का सा पर्पल हो रहा ये फील करता है। और इसके हिसाब से शायद वो इस लड़की के पिताजी का है। और ये इसको मालूम था अगर ये मिटाने की कोशिश किया तो शायद ब्लड एंसेस्टर को पता चल जाए। और इसे लगता है कि ब्लड एंसेस्टर खतरनाक दिमाग वाले बंदे हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अब पहले बैग में ये देखता है जिसमें बहुत सारे सेलेस्टियल जेड थे। और वांगलिंग को और खुशी होती है, चलो एसेंडेंट लेवल में जाना है, सेलेस्टियल जेड भी है। अब सेकंड बैंक को ये देखता है और एक्साइटेड हो जाता है। इसमें 1000 ब्लड कलर जेट्स थे, क्योंकि इन ब्लड जेट्स में सीलिंग फोर्स रहता है। अब उनमें से एक जेड को ये क्रश कर देता है और इसके आसपास एक ब्लडी ऑरा बनने लगती है। और ये बोलता है सीलिंग टेक्निक तो मेरे पास नहीं है, पर इस ऑरा से मैं खुद को प्रोटेक्ट तो कर सकता हूँ, लेकिन जिग्जियो भी मेरे पास ही है तो मुझे इसका मेथड भी मिल ही जाएगा। अब जो थर्ड बैग था उसमें अलग अलग चीजें थी, लड़कियों के कपड़े, परफ्यूम, ज्वेलरी और कुछ डॉल्स भी थे। इसके अलावा इसमें 10 ब्लडी सोल पिल्स थे, वही वैक्स पिल जिसे ये लड़की यूज करती थी अगर ये एक बार मर गई तो जिंदा होने के लिए। पर ये जो पिल्स थे अलग अलग रखे हुए थे क्योंकि इनमें से कुछ फेक भी थे। और साथ में एक कंपास भी था और वांगलिंग का टारगेट यही था। अब जो ब्लड सोल पिल कॉर्नर में था और ये कंपास था उसे वांगलिंग निकाल लेता है और इसके हिसाब से ये रियल होगा, क्योंकि जिग्जियो को थोड़ी पता था कि वांगलिंग इसके बैग को भी हाथ लगा सकता है, मतलब इसके बैग को ये छीन सकता है। और जो फेक पिल इसके पास था वो इस लड़की के बैग में ही रख देता है और कंपास को ये चेक करता है। इस पर इस लड़की का ही डिवाइन सेंस था, एंसेस्टर का नहीं था। समय बीतता है और कंपास पर से इस लड़की का डिवाइन सेंस ये हटा देता है और अपने डिवाइन सेंस को मर्ज कर देता है। और इस जो कंपास था इसके अंदर एक फॉर्मेशन भी था, कंपास के अंदर के फॉर्मेशन को भी ये थोड़ा बदल देता है और एरे को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करता है और अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस अपने हिसाब से इसमें ऐड करता है। अब वांगलिंग इस कंपास को एक्टिवेट करता है और फाइनली इसके अंदर एंटर कर जाता है। अब जो इनका आर्मी कैंप था बाहर में उससे 1000 किलोमीटर की दूरी पे ये प्रकट होता है और पलक झपकते आर्मी कैंप ये पहुंच जाता है। और तभी इस समय एक पावरफुल किलिंग इंटेंट मन इस पर फोकस थी और आवाज आती है कि जो भी आ रहा है रुक जाओ। यहाँ पर सीमा यान को दिखाया जाता है जिसके सामने एक बर्ली मैन प्रकट होते हैं और सीमा यान इन्हें काफी रेस्पेक्ट दिखा रहा था। इधर वांगलिंग जो कि इधर ही की तरफ बढ़ रहा था वो रुकता भी नहीं है
अब बर्लीमैन को गुस्सा आता है कि बिना मेरे आदेश के कोई भी अगर एंटर किया तो वो मारा जाएगा। सीमा यान वांगलिंग को पहचान लेता है। अब बर्लीमैन के कहने पर भी ये थोड़ा हिचक तो कर रहा था, पर आगे बढ़ना पड़ता है। अब ये जो चार लोग आगे बढ़ते वांगलिंग पर अटैक करने के लिए, चारों के अंदर से टेमोरिक ऑरा निकल रही थी। बात पहले की रहती तो शायद अलग थी, पर अब वांगलिंग का कल्टीवेशन अलग लेवल पे था और इन चारों को देखकर भी ये एकदम शांत रहता है। और वांगलिंग कहता है पीछे हट जाओ। बोलने में ही एक सेलेस्टियल ऑरा थी इसके, मानो इन चारों कमांडर्स पे एक बिजली कड़क रही हो। इनमें से एक जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में था, वो तो थोड़ा बहुत रेजिस्ट भी कर लेता है। बाकी जो तीन थे वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली फेज में थे। इनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं और ये तुरंत ही रुक जाते हैं। वांगलिंग एक एक कदम आगे बढ़ाता है। दिखने में एक कदम लगते हैं, पर रप रप मतलब काफी तेजी से ये और आगे बढ़ता है। सीमायन तो एकदम चौंक चुका था। वांगलिंग की तरफ ये देख भी नहीं पा रहा था। अपने को लकी समझता है कि वांगलिंग ने कुछ किया नहीं, पर ये डर जाता है क्योंकि हु पाओ और 13 के साथ इन्होंने कुछ गड़बड़ किया था। तो अंदर से तो लगता है कि वांगलिंग को पता चलेगा तो ये शायद बचे ना। इधर जो 10,000 सोल्जर्स थे ये रास्ता बना देते हैं वांगलिंग के लिए, क्योंकि वांगलिंग को सभी पहचानते थे और सभी कहीं ना कहीं डर रहे थे। अब सामने में ये जो रास्ता वांगलिंग ने बनाया था वहीं पर वो, और काफी सीरियस था। उसकी आंखें कोल्ड थी, पर वांगलिंग की उससे भी ज्यादा, मानो वांगलिंग एक बर्फ के समान हो। इधर वो बर्लीमैन अपनी ऑरा रिलीज करना शुरू कर देता है, पर वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है। ये कदम आगे बढ़ाते जाता है। और भाई जो भी लोग कह रहे थे ना कि वांगलिंग से फियर्स कैरेक्टर देखा है, मैं तुम्हें बता देता हूँ नहीं देखे हो। मैंने कम से कम हजारों नॉवेल पढ़े हैं। तुम लोग अभी बच्चे हो। और इससे रूथलेस और इससे डिसिसिव, मतलब इतना होशियार, इसको बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। इतना मैंने किसी को नहीं देखा। चाहे वो फैंगलुओ को लेके बहुत लोग आ रहे थे, भाई वो सब बच्चे हैं। इवन शी हाउ जो है परफेक्ट वर्ल्ड वाला, वो भी ठीक ठाक रूथलेस है, पर इतना नहीं है। सेकंड नंबर पे मैं अभी भी लिंगडोंग को रखता हूँ। और अभी तो तुमने वांगलिंग की हरकतों को देखना शुरू किया है। इधर वांगलिंग आगे बढ़ता है और इस बर्लीमैन के कल्टीवेशन को एक नज़र में देख लेता है। इसका जो पावर था, क्योंकि ये डेमोनिक ऑरा कल्टीवेट करते हैं, तो भी वांगलिंग के हिसाब से ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में था और उसके पीक पर भी नहीं पहुंचा है। दोनों के ऑरा एक दूसरे से टकराते हैं और बर्लीमैन की ऑरा अपने आप पीछे हटने लगती है। अंदर से ये चाहता था पीछे हटे, पर इतने सारे लोगों के सामने इसकी बेइज्जती हो सकती थी। अब वांगलिंग इससे बस 20 कदम की दूरी पे रह जाता है और इस बर्लीमैन के अब पसीने छूटने लगते हैं। और फाइनली ये बोलता है, कमांडर वांग, आप करना क्या चाहते हो? वांगलिंग बोलता है, ये मेरा मिलिट्री कैंप है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और मानो ये बर्लीमैन फील करता है कि इसके ऊपर पहाड़ों को रख दिया गया हो। अब ये फाइनली बोलता है, आप 1 साल से मिसिंग थे, तो डेमन जनरल ने आपको कमांडर की पोजीशन से हटा दिया है। अब वांगलिंग कहता है, अच्छा तो मतलब 1 साल ही बीते। और ये एक चैन की सांस लेता है और ये बोलता है, मेरे 2 फॉलोअर्स कहाँ गए? 13 और हो पाओ। और अब ये बर्लीमैन से 10 कदम की दूरी पे रह गया था। वांगलिंग कुछ कदम और आगे बढ़ाता है और अब बर्लीमैन एक एक कदम पीछे हटने लगता है, क्योंकि प्रेशर इससे झेला नहीं जा रहा था। और वांगलिंग और प्रेशर बढ़ाता है और अपने फुल पावर को वांगलिंग रिलीज करता है। बर्लीमैन पीछे हट रहा था और एक पंच मारता है और वांगलिंग इस पंच को बस फिंगर ऑफ डेथ इस्तेमाल करता है, तुरंत ही काट देता है। और कुछ जो सोल्जर्स इसके करीब थे वांगलिंग के, वो ऐसा फील करते हैं मानो उनके खून में उबाल आ रहा हो। तुरंत ही इसके जो पावरफुल लोग थे इन सोल्जर्स को पीछे खींच लेते हैं। और बर्लीमैन अब ये फील करता है इसका अटैक तो कर चुका था और वो फिंगर ऑफ डेथ इसकी तरफ बढ़ रहा था। ये अपने शील्ड को एक्टिवेट करता है, जो कि कछुए के समान था। कछुए की जो पूंछ होती है, वांगलिंग तुरंत ही फिंगर ऑफ डेथ से उसे काट देता है। और इस बंदे की बॉडी में भी अब कुछ पेन फील ये कर सकता था। कछुआ मतलब इसका जो ये डिफेंस था वो भी टूट जाता है और ये खून की उल्टी करने लगता है। एक घुटने पे आ चुका था। फिलहाल इसे ऐसा करने के बाद वांगलिंग का हाथ ऐसा बढ़ता है और सीमायन उसका गर्दन सीधा वांगलिंग के हाथ में आ जाता है और बोलता है, मेरे फॉलोअर्स कहाँ हैं? स्टोरी यही समाप्त करते हैं।